कैसे हो बच्चों। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे, लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। कल हमने बायोलॉजी में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आपको बता दिया गया था कि जो पेड़ पौधों के अंदर नर जनन अंग होते हैं उनको पुंकेसर कहते हैं। उनके कल जो है उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मादा जनन अंग जो होते हैं वो स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी या जिसको जायांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसको जायांग कहते हैं। तो आज हम पुष्पी पादपों के मादा जनन अंग जिसको जायांग कहते हैं इनका अध्ययन करने वाले हैं। उसको आप स्त्री केसर कह सकते हैं या भ्रूण कोश कह सकते हैं। तो जिस प्रकार नर जनन अंग के 3 भाग होते हैं, ऐसे ही मादा जनन अंग जायांग के भी 3 भाग होते हैं, जिसको स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। ये एकांडपी, बहुअंडपी, युक्तांडपी, वियुक्तांडपी के रूप में होता है। जो जायांग एकांडपी होता है उसमें एक कोष होता है। बहुअंडपी के अंदर बहुत से कोष होते हैं। युक्तांडपी के अंदर सभी कोष आपस में जुड़े हुए होते हैं। युक्तांडपी के अंदर सभी कोष स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये प्रकार बताए गए हैं कि जायांग कितने प्रकार का होता है, स्त्री केसर कितने प्रकार का होता है, चाहे वो एकांडपी हो, बहुअंडपी हो, युक्तांडपी हो, वियुक्तांडपी हो। तो इसके जो हैं ये प्रकार हैं, जो एक भी हो सकते हैं, कई कोष हो सकते हैं। युक्तांडपी सभी कोष आपस में जुड़े हुए होते हैं, युक्तांडपी सभी कोष आपस में स्वतंत्र होते हैं। तो इनको हम इन नामों से प्रदर्शित करते हैं। जो स्त्री केसर है या जायांग है, इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय जो है सबसे नीचे का है, आप चित्र में देख रहे हैं। अंडाशय नीचे का भाग होता है। अंडाशय से ऊपर जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको वर्तिका कहते हैं। और वर्तिका के ऊपर अंतिम छोर में वर्तिकाग्र स्थित होता है, जिसमें जो है एक तरीके से मादा जनन अंग जो होते हैं वो स्थित होते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि अंडाशय के इसके जायांग के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। चित्र में भी आप देख रहे हैं, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंडाशय होता है नीचे की तरफ, वर्तिका बीच में होता है और वर्तिकाग्र ऊपर होता है। तो इस तरीके से इसकी ये रचनाएं होती हैं। इस सभी में जो है एक अंडाशय में बीजांड की संख्या के आधार पर हम इसको देख सकते हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं गेहूँ, धान, आम। गेहूँ, धान, धान जिसको चावल भी समझ सकते हैं, गेहूँ, धान, चावल और आम। और इसके अतिरिक्त पपीता, तरबूज और आर्किड भी हो सकते हैं। ये बीजाणुधानी जो होती है, ये जायांग जो हैं बीजाणुधानी में बनते हैं और इसको हम गुरु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। गुरु बीजाणुधानी के बारे में भी एक हमें थोड़ा सा जो है इसके बारे में भी चर्चा हम कर लें तो ठीक रहेगा। बीजाणुधानी एक वह स्थान होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये यहाँ आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे कि इसमें जो है सभी जो मादा जनन अंग हैं वो एक साथ भी हैं और फिर तीनों अलग अलग भी प्रदर्शित किए गए हैं। चाहे उसमें वर्तिका अंडाशय है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है। तो गुरु बीजाणुधानी जो है जहाँ बीजांड का निर्माण होता है उसको हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, जो बीजांड व्रत में स्थित होती है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा। बीजांडधारी सिरे के ठीक विपरीत कैलाजा जो होता है, ठीक विपरीत भाग है ये, जिसको हम कैलजा के नाम से जानते हैं और जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व
करता है। मतलब ये आधार है, ये इसका बीजाणुधानी का आधार होता है। इसके अंदर जो गुरु बीजाणु होते हैं, ये गुरु बीजाणु ये सब अचल होते हैं। अचल का मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, अपने ही स्थान पर रहते हैं, किंतु इनको पहुंचना वहाँ होगा, नर जनन भाग के अंदर पहुंचना होता है। तो इसमें भी थोड़ा सा आप यहाँ समझेंगे जो गुरु बीजाणुधानी जो है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना का जो प्रक्रम होता है, मतलब जो इसकी मात्र कोशिकाएं हैं उसमें जो गुरु बीजाणु बनते हैं उसको हम बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। कंप्लीट पढ़ने की इसकी आवश्यकता आपको होगी, किंतु आप इसमें समझ सकते हैं कि पहले से ही जो जिन पॉइंट पर चर्चा की करनी होती है वो सब अंडरलाइन किए हुए हैं। जो भी मात्र कोशिकाएं हैं जिसमें बीजाणुधानी बीजाणु बनते हैं, जिसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं फिर अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि विभाजन दो प्रकार के होते हैं, एक सूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री विभाजन। जो सूत्री विभाजन होता है इस एक मात्र कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन जहाँ होता है वहाँ एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। इसी प्रकार जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि 1 से 4 का बनना, अर्थात एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है या ये पैदा होते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो मात्र कोशिकाएं हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती हैं और 1 से 4 बीजाणुओं का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद, ये जो हम पॉइंट वाइज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये वो पॉइंट हैं जो निषेचन क्रिया से पहले जो भी परिवर्तन पेड़ पौधे के अंदर आता है, इन सभी पॉइंट पर 1 बाय 1 चर्चा की जा रही है। निषेचन क्रिया से, फर्टिलाइजेशन से पहले तो हम पहले पुंकेसर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो नरजनन अंग आपको बताया गया। अब जयांग के बारे में कि निषेचन से पहले कौन कौन सी प्रक्रियाओं से पौधा गुजरता है, पुष्प गुजरता है, तो ये आप अच्छे ढंग से समझ ही रहे हैं। ये भी आप जान चुके हैं कि पुष्प जो है पौधे का जनन भाग होता है, जो पुष्प होता है उस पर नर भी होते हैं और मादा भी होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग तरीके से ही समझाया जा रहा है। एक स्टेप आता है आपका युग्मकोद्भिद। जो पुष्पी पादप हैं उनमें गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील हो जाता है। सभी कार्यशील नहीं होते, सिर्फ एक कार्यशील होता है, जो हमारे ऊपर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से जो बीजाणु बने हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो वो उनमें से सिर्फ एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य जो बीजाणु हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और ये कार्यशील जो गुरु बीजाणु है ये युग्मकोद्भिद या गैमेट के रूप में विकसित हो जाता है। किसके रूप में? युग्मकोद्भिद कह लीजिए, भ्रूण कोश कह लीजिए, या गैमेट के रूप में विकसित होता है। और यही जो कार्यशील बीजाणु है यही नर जनन अंग के अंदर पहुंचता है। अकेले आगे समझ लीजिए, गैमेट के रूप में विकसित हो जाता है और फिर इसी प्रकार जो बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्रियाशील गुरु बीजाणु और मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी, अर्थात ये कैसे आपस में संपर्क करेंगे, उसमें चाहे गुरु बीजाणु हैं या जो हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु हैं या मादा युग्मकोद्भिद है, वो आपस में कैसे जो हैं एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक अर्थात 2 कोशिकाओं में बढ़ते हैं जो विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। इनको हम न्यूक्लिएट भ्रूण कोश की रचना ये करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री कोशिकीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्र के न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्र न्यूक्लिएट भ्रूण कोश की संरचना करते हैं। अर्थात इसमें जो है पहले 1 से 2 बनेंगे, एक गुरु बीजाणु से 2
बीजाणुओं का निर्माण होता है, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, और ये संख्या जो है इसी प्रकार आगे बढ़ती चली जाती है जब तक कि उसका सूत्रीय विभाजन कंप्लीट नहीं हो जाता है, पूर्ण नहीं हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं। इसी प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन के अंदर 1 कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 से 16 बनती हैं। तो इस प्रकार ये विभाजन तब तक होता रहता है जब तक कि वो पूर्ण ना हो जाए। इस तरीके से विभाजन होते रहते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिकाओं का विवरण होता है वो विशिष्टतः पूर्ण होता है। मतलब जब ये विभाजन कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब ये पूर्ण होकर के फिर ये अपने अपनी स्थितियों में आ जाते हैं और सहायक कोशिकाओं या सहायक कोशिकाओं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है, निहित का निर्माण होता है। सहायक कोशिकाएं बन जाती हैं, अंड कोशिकाएं बन जाती हैं, और इस प्रकार से जो हैं ये इस प्रकार एक प्रारूपी आवर्तबीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लिएट या न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकाएं बनाता है। इस प्रकार जो है 1 से 7 कोशिका या 8 न्यूक्लीकृत कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। 1 से 8 बन जाती हैं। तो ये पहले 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। इस प्रकार जो हैं ये विभाजन बहुत ज़रूरी होता है, और विभाजन से ही जो है एम्ब्रियो का निर्माण या भ्रूण का निर्माण होता है। अलग अलग सिस्टम, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे के 3 भाग होते हैं, जिसमें जड़ भी होता है, तना भी होता है, पत्ती, और सारे कुछ बीज में निहित होते हैं। सभी कुछ बीज में निहित होते हैं। मल्टी सेलुलर इनको कहा जाता है, बहुकोशिकीय हैं। जैसा मनुष्य बहुकोशिकीय होता है तो पौधा भी जो है बहुकोशिकीय होता है, और बीज के अंदर सब कुछ निहित है। तो इसी प्रकार इनमें विभाजन होना बहुत ज़रूरी होता है। विभाजन दोनों प्रकार के होते हैं, सूत्रीय विभाजन भी होते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन भी होते हैं। सूत्रीय विभाजन से जैसा कि आप जानते हैं कि सूत्रीय विभाजन से एक कोशिका से जो एक जनक कोशिका उससे 2 का निर्माण होता है, 2 से 4 बनते हैं। इसी प्रकार अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, एकमात्र कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 4 से 16 बनती हैं। इस प्रकार की क्रिया होती है। किंतु जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जो पौधे का जनन भाग है वो पुष्प होता है, और हम पुष्प के अंदर ही, पुष्पीय पादपों के अंदर ही जनन क्रिया के बारे में अब अध्ययन कर रहे हैं कि पौधों के अंदर जनन क्रिया कैसे होती हैं। ये हम बहुत अच्छी बात है कि हम लैंगिक जनन को पौधों के माध्यम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ तक आप समझ ही गए हैं कि नर जनन भाग जो है पुंकेसर के रूप में होता है, मादा जनन भाग जायांग के रूप में होता है। दोनों फूल पुष्प पर ही जो हैं, दोनों पुष्प पर ही होते हैं, किंतु दोनों अचल होते हैं। ना तो पुंकेसर अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, ना ही जो हैं जायांग स्त्री जो स्त्री केसर हैं अर्थात जायांग हैं, ये भी अचल होते हैं, अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। किंतु ये जब तक एक दूसरे के पास नहीं पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रिया संभव नहीं होती है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अभी तक हमने नर जनन भाग के बारे में और मादा जनन भाग के बारे में पढ़ा है, या दूसरा स्टेप हमने कंप्लीट किया कि निषेचन से पहले कितने परिवर्तन पुष्प के अंदर, कितने परिवर्तन पादपों के अंदर आते हैं, उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि अचल होते हुए नर और मादा किस प्रकार एक साथ पहुंचते हैं। पेड़ पौधों के अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसमें नर और मादा जो हैं पुंकेसर और जायांग एक दूसरे से मिल जाते हैं और एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, अर्थात जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ऐसी कुछ प्रक्रियाएं इसके पौधे के अंदर होती हैं जिनको हम परागण के नाम से जानते हैं। परागण पर कल चर्चा करेंगे कि परागण क्रिया, परागण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार से हो सकती है, और पेड़ पौधों में इसका होना या पुष्पीय पादपों में होना या पेड़ पौधों के अंदर होना, इसकी क्या आवश्यकता है, इसको हम अगले वीडियो में आपके पास इसको पहुंचाएंगे कि परागण किसे कहते हैं, परागण क्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और ये पेड़ पौधों के लिए क्यों आवश्यक है। ये आपका लेसन कंप्लीट तो अभी नहीं हुआ है,
किंतु दोनों स्टेप नर और मादा भाग जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। एक बार अगर ये समझ में नहीं आता तो देखिए वीडियो को आप दूसरा देख सकते हैं जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि स्टडी जो चल रही है वो ऑनलाइन चली हुई है, तो इसमें आपको वीडियो से ही हेल्प हो सकती है। जो बच्चे अभी इसमें ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ें, जिनके पास बुक नहीं है वो बुक का जो है ज़रूर एक दूसरे बच्चे से ले लें। बिना बुक ऑनलाइन स्टडी करना बेकार होता है, नहीं हो सकती बच्चों से, किंतु उसके लिए आपके पास बुक्स का होना बेहद ज़रूरी है। और ऐसी उम्मीद आपसे है कि आप सभी बच्चे लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, जिससे आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, घर भी सुरक्षित रहे, आप सब भी सुरक्षित रहें। थैंक यू।